चलो, तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन डिफ्रेक्शन होता क्या है वो अपन देखेंगे। तो जनरली जैसे मान लीजिएगा कोई लाइट सोर्स है ना, इसको थोड़ा सा कोशिश करना कि अपन समझ सके चीजों को। जैसे कोई लाइट सोर्स है और उसमें जो है लाइट फैल जाए, है ना, जैसे कि आप अगर एक टॉर्च का एक पर्टिकुलर किसी जगह पे एक फोकस लगाओगे ना, तो यहाँ से लाइट जो है इधर भी फैल जाएगी और इधर भी फैल जाएगी। तो उसी फैलने को ही क्या बोलते हैं, डिफ्रेक्शन बोलते हैं। लिखते हैं थोड़ा सा अपन पहले इसमें। देखो, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द शार्प कॉर्नर्स, राउंड द शार्प कॉर्नर्स and spreading into the region of geometrical shadow, spreading in the region of geometrical shadow। ठीक है, इसी को जो है वो डिफ्रेक्शन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिएगा आगे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और उसके पीछे की तरफ भी लाइट अगर चली जाए, है ना, किसी प्रकार से, है ना, तो उसी को बोलते हैं डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। अभी थोड़ा अपन पढ़ेंगे, है ना। तो जैसे इसमें अगर बात करें बेसिकली, तो इसमें जैसे मान लो यहाँ पे कोई लाइट सोर्स रखा है ना, डिफ्रेक्शन को अगर एग्जैक्टली डायग्राम के थ्रू अगर अपन समझे, तो मान लीजिएगा यहाँ पे कोई सोर्स रख दिया है, यहाँ पे सोर्स है। ठीक है, आपकी कोई लाइट है, कुछ भी बल्ब है ना, ऐसा। और यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल रख दिया अपन ने, ये एक आगे अपन ने रख दिया, एक ऑब्स्टेकल रख दिया। ठीक है, लाइट जो है इसके ऊपर तो नहीं गिरेगी, लेकिन इधर से जाएगी। ठीक है, इधर इधर से जाएगी। ठीक, ये मान लीजिएगा इधर चली गई, इधर चली गई। ये बीच में है, इसको क्या बोलिए, ऑब्स्टेकल हो गया। कोई बीच में एक ऐसी कोई चीज है जिसके पीछे लाइट नहीं जा पाएगी, तो इसको अपन ने बोल दिया ऑब्स्टेकल। हाँ। पीछे, इसके पीछे स्क्रीन है मान लीजिएगा। ठीक है, इसके पीछे ये स्क्रीन हो गई। ठीक है, यहाँ पे हाँ। स्क्रीन आ गई। अब कायदे से क्या हो गया कि यहाँ पे जो है वो, ये इसकी ज्योमेट्रिकल शेडो कौन सी हो गई, ये वाली। ये इसके पीछे का जो भाग है इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल शेडो। ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं जियोमेट्रिकल शेडो। ये बना रखा होगा डायग्राम या तो, और अगर नहीं है तो ये बना सकते हो। ठीक है, ये डिफ्रेक्शन का एक छोटा सा उदाहरण अपन दे सकते हैं, है ना। तो यहाँ से क्या हो गया, एक प्रकार से जो लाइट है वो इसके पीछे जो है वो शेडो हो गई। और देखो क्या कह रहा है, ये लाइट जो है इसके प्रभाव से ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही इधर रहेगी, इधर भी लाइट आएगी, है ना। लाइट जो आप देखोगे एक्चुअल में, तो वो यहाँ पे भी आएगी, यहाँ पे भी रहेगी। तो इसी को बोलते हैं डिफ्रेक्शन। तो यहाँ से कोई डायरेक्ट रे तो नहीं आई है, लेकिन ये वाली ही रे क्या होगी, थोड़ी बहुत ऐसे डाइवर्ट होके यहाँ पे पहुंच गई, तो इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन। समझ, हाँ। डिफ्रेक्शन आ रहा है समझ में। हाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं डिफ्रेक्शन। अब ये डिफ्रेक्शन कई प्रकार का हो सकता है, ऐसे आता है अलग अलग। एक तो डिफ्रेक्शन सिंगल स्लिट के द्वारा होता है, एक डिफ्रेक्शन जो है वो डबल स्लिट के द्वारा होता है ना। ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। इसके अंदर एक फ्रेजनल डिफ्रेक्शन होता है और एक फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन होता है। ठीक है, हाँ। ये थोड़ी सी अपन देख लेते हैं। अगर बता रखा है क्या आपको, चलो बताए, देख कर ही लेते हैं। नहीं बता सिर्फ रखा है नाम ही तो लिखा रखे हैं। नाम ही लिखवा रखे हैं, चलो मैं बता देता हूँ। तो डिफ्रेक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। डिफ्रेक्शन जो है वो दो प्रकार का होता है हाँ। ऑफ लाइट। तो वो टू टाइप्स का होता है। टू टाइप, एक होता है फ्रेजनल, फ्रेजनल डिफ्रेक्शन।
ठीक, देखो देखो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्टेंस जो है वो लिमिटेड डिस्टेंस पे होता है ना। देखो लिखते हैं पहले थोड़ा सा, देखो फ्रेजनल डिफ्रेक्शन में होता क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन, इट इज अ टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन दैट टेक्स प्लेस, लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको नाम लिखवा रखे तो कोई बात नहीं, है ना, समझा देते हैं। डिफ्रेक्शन दैट टेक प्लेस एट ए स्लिट, एट ए स्लिट when a plane wavefront, sorry, a when the source of light is incident on it at finite distance, source of light incident on it at finite distance, at finite distance। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो सोर्स है वो फाइनाइट डिस्टेंस, मतलब एक बता सकते हैं कि इतनी दूरी पे, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रेक्शनल डिफ्रेक्शन। अभी एक बार फ्रोनहोफर देखते हैं, फिर समझ में आएगा अपने। इसमें डिस्टेंस जो है वो फाइनाइट रहता है सोर्स का, तो जो स्क्रीन होती है वो भी कहाँ बनती है, एक फाइनाइट डिस्टेंस पर ही स्क्रीन होती है। देखो एक बार अपन फ्रोनहोफर लिखते हैं, FRAUNHOFER, फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज्यादा वो नहीं होता ये वाला जो फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन होता है, इट टेक्स प्लेस व्हेन ए प्लेन वेव फ्रंट, वेव फ्रंट इज इंसिडेंट ऑन इट। ठीक है, ये जो प्लेन वेव फ्रंट जो है इसके ऊपर इंसिडेंट हो, और द वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम द स्लिट इज ऑल्सो एट सेम प्लेन, वेव फ्रंट इमर्जिंग फ्रॉम स्लिट इज ऑल्सो इन सेम प्लेन। तो इसमें ज्यादा वो नहीं है, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली देखा जाता है ना। इनका जो है कि भाई जो वेवफ्रंट जितने भी होते हैं, मतलब जो रेज निकल रही है वो सेम ही प्लेन में होनी चाहिए फ्रोनहोफर वाले में, जबकि फ्रेसनल डिफ्रेक्शन कहता है कि इनका जो डिस्टेंस है वो फाइनाइट होना चाहिए, है ना, ये जो स्क्रीन और सोर्स जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस पे होनी चाहिए। ठीक है, इतना ही है। अपने शायद फ्रेजनल डिफ्रेक्शन ज्यादा आता है ना, मेरे को इतना याद नहीं है अभी, है ना, ये ज्यादा पूछा जाता है, पूछा नहीं मतलब आता है। दोनों ही प्रकार के आ जाते हैं। तो अगर जैसे बात करें, अगर अ, एक आता है कि भाई डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट, तो वो फ्रोनहोफर के अंतर्गत चला जाता है। और एक और केस बनता है, एक फ्रेजनल डिस्टेंस करके होता है, वो शायद उसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस करके। ठीक है, चलो एक ये बताओ मेरे को, ये बता रखा है क्या आपको, डिफ्रेक्शन एट ए सिंगल स्लिट करके, हाँ। ऐसी कोई हेडिंग है क्या? हाँ, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन। हाँ ठीक है, तो सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन ये थोड़ा देख लेते हैं, फ्रोनहोफर वाला ही अभी समझ में आ जाएगा। सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, अच्छा इसमें लेंस का यूज कर रखा है क्या? नहीं। नहीं कर रखा, चलो। इसी को जो है वो फ्रोनहोफर डिफ्रेक्शन भी बोलते हैं, सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन वाले को ही। डायग्राम नहीं बना रखा है कहीं भी? बना रखा है ना एक। अच्छा अच्छा।
तो लेंस नहीं बना रखा, लेंस होने चाहिए इसमें, दो लेंस को यूज होता है, कोई लेंस नहीं है। नहीं। चलो, लेंस यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं इसमें, है ना। लिखवा रखा है उसमें भी नहीं कर रखा है क्या? नहीं। नहीं, उसमें लेंस का तो नाम ही नहीं है। कहीं नाम ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं। देखना जरा इसके अंदर यही वाला फॉर्मूला करवाया है कि आपको, बीटा बराबर 2d λ/a, या फिर कुछ भी, ए की जगह और कुछ भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, ऐसा कुछ फॉर्मूला है क्या? 2d λ/डी, डी भी हो सकता है। थीटा इज इक्वल्स टू 2n+1 लैम्डा अपॉन 2a है। हम्म एक तो हम्म ये है, हम्म और एक और है, हम्म। थीटा इज इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a। n λ/a, हाँ चलो ये तो है, ठीक है चलेगा, मैं बता देता हूँ, लेकिन इसमें लेंस का जो है यूज आता है। ठीक है चलो कोई बात नहीं, नहीं है तो भी, कभी होए ना तो इसमें दो लेंस भी यूज में लिए जाते हैं, कभी अगर जरूरत पड़ जाए तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे इसमें एक लेंस आगे लगता है, फिर इसमें यहाँ पे एक सोर्स होता है, उसमें से रेज जाती है, ठीक है। और फिर वो जो है, वो जो स्लिट होती है, क्योंकि इसमें एक ही स्लिट लेनी है तो S1 ही इसमें यूज में लेते हैं, S1 यूज में लेते हैं। और S1 के आगे फिर से जो है एक लेंस रखा जाता है, S1 के आगे फिर से एक लेंस रखा जाता है। ये एक को लेंस पहला L1 बोल देते हैं, एक को L2 बोल देते हैं, ठीक है ऐसे। आपने सीधा कर रखा होगा, सोर्स से सीधा स्लिट से आगे स्क्रीन पे रेज डाल रखी होगी, ठीक है। हम्म। चलो, जैसे लगा लेते हैं एक ही स्लिट है, तो अपन कह देते हैं भाई ये मान लीजिएगा एक ही स्लिट है, तो S1 बोल देते हैं अपन इसको, ये हो गई S1, ठीक है। और इधर जो है सोर्स है, ये S हो गया, अपना सोर्स हो गया जहां से लाइट आ रही है स्लिट के ऊपर, ठीक है। ये जो स्लिट के बीच का डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्मॉल ए, ठीक है। जो स्लिट का डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं स्मॉल ए। तो जो दो स्लिट के बीच में डिफरेंस था उसको बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, उसको स्मॉल डी बोल रहे थे, ध्यान रखना है, ठीक है। और स्लिट की अपनी जो चौड़ाई होती है उसको ए बोलते हैं, ठीक है। डी को ही ये बोलते हैं? नहीं नहीं, डी को ए नहीं बोलते, डी क्या था, डी था S1 और S2 के बीच में जो डिफरेंस होता है ना उसको डी बोल देते। हम्म। और एक जो इसमें, क्योंकि स्लिट एक ही है, S2 इसमें है ही नहीं, तो S1 की जो चौड़ाई है उसको ए बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, स्लिट का हाँ। मतलब एक छेद छोटा सा जिसमें से लाइट जाती है ना, स्लिट का मतलब ये है, ठीक है। हम्म। अब मान लीजिएगा यहाँ से कोई ऐसे जाके स्क्रीन के ऊपर, ये स्क्रीन लगा लीजिए यहाँ पे, है ना। और स्क्रीन के ऊपर P पॉइंट पे एक कोई इमेज बन रही है या फिर कोई फ्रिंज बन रही है, और यहाँ पे अगर मैं सेंट्रल मैक्सिमम की बात करूँ तो O पे बन रहे हैं, और ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी Y। समझ में आ रहा है ना इतना तो, है ना। अब देखो ये जो लाइटें जाती है इसको बोलते हैं वेव फ्रंट, जैसे ये चली गई, ये चली गई, है ना, इस प्रकार से इसको वेव फ्रंट बोल देते हैं। फिर आगे गया ये भी, जो आगे लाइनें जा रही है ये भी वेव फ्रंट हो जाती है, ठीक है। हम्म। चलो, अब इसके लिए दो बातें होती है, देखो एक होती है जो सेंट्रल मैक्सिमम बनती है, ये तो अपन जान ही गए भाई, इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमम, हम्म। ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन एक ट्रायंगल बनाते हैं, मान लीजिएगा एक, अच्छा एक और 90 डिग्री का एक एंगल डाल रखा है क्या, कि मान लीजिएगा ये वेव फ्रंट इस प्रकार से गया है, देखना मेरे को बताना अगर हो तो। और अगर अपन एक वेव फ्रंट जो है, अगर मान लीजिएगा अपन सीधा लेके चलते बिना लेंस के, पॉसिबल तो होगा नहीं, यहाँ पे कोई ऐसी लाइन खींच रखी है क्या जिसको 90 डिग्री का एंगल बना हो, ऐसे करके हम्म। आपके डायग्राम में है क्या? हम्म। है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये थीटा हो जाता है, यहाँ पे होना चाहिए, बिना लेंस के सिंगल स्लिट का आएगा नहीं, यहाँ पे एक लेंस लगता है, ये एन हो जाता है नॉर्मल, ठीक है। अब देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे अगर अपन एक ट्राइंगल लेते हैं, कौन सा वाला, ये वाला,
इस पॉइंट को मैं ले लेता हूँ ए, इसको ले लिया एन, और इस पॉइंट को ले लिया बी। ठीक है, और ए एन बी के अंदर बी एन अगर मैं लूँ तो बी एन, बी एन हो जाएगा ये वाला, बी एन बराबर ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा होगा ना। देखो आपको साइन थीटा के टर्म में कुछ लिखवा रखा है क्या, साइन थीटा के टर्म में? जैसे ऐसा कुछ है यहाँ पे, एक ट्रायंगल बनाई, कुछ लिखा हो जिसके लास्ट में साइन थीटा लगवा रखा हो, ऐसा कुछ करवा रखी है क्या इक्वेशन आपको? नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा रखा है यहाँ तो। कुछ लिखवाया नहीं और बीच में साइन थीटा वाला? नहीं। नहीं। अच्छा, आएगा साइन थीटा का टर्म। ठीक है, तो अगर जरूरत पड़े ध्यान रखना, एक बार मैं स्किप ही कर रहा हूँ साइन थीटा वाले को। तो यहाँ पे लेंस भी जरूरत पड़े तो अगर कोई पूछ ले कि सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन में कितने लेंसेज लगते हैं, तो दो लेंस बता देने हैं आप। ठीक है, ये आपको नहीं बताए हुए हैं इसलिए मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, बाकी दो लेंस इसमें होते हैं। ठीक है, चलो। ठीक है, तो साइन थीटा वाले टर्म जो है वो थोड़े से लंबे हैं, इनको नहीं पढ़ रहे हैं फिर अपन। ठीक है, तो आप इसका जो जनरल फॉर्मूला है ना सिंगल स्लिट डिफ्लेक्शन का, वो याद कर लीजिएगा, फिर कोई क्वेश्चन आ रहा है अगर ऐसा, तो वो मैं आपको बताता हूँ, है ना, क्योंकि इसकी जो डेरिवेशन है वो बहुत लंबा है और इतना मेरे को जरूरी लग नहीं रहा है। ठीक है, तो इसका जो एक क्वेश्चन निकल के आता है, तो देखना जरा, बीटा बराबर, ये फॉर्मूला होना चाहिए, अगर नहीं है तो ये लिख लेना, ये आता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लेते हैं। ये सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का जो है ये वाला एक फॉर्मूला आता है, कैसे आता है वो भी एक तरीका है, उसका क्वेश्चन नहीं पूछते, लेकिन ये फॉर्मूला होता है कि बीटा बराबर 2d लेमडा अपॉन ए। ऐसा कोई ये फॉर्म तो नहीं। नहीं लिखवाया ना, ये फॉर्मूला थोड़ा सा होना चाहिए आपकी कॉपी में। ठीक है, चलो छोड़ दो एक बार, ये यहाँ से आईसीएसई में क्वेश्चन आए हुए हैं, आपके जो फॉर्मूले लिखे ना वो याद करो एक बार, मत कंफ्यूज हो आप, है ना, तो अपने जरूरी नहीं है कि वो क्वेश्चन आए। अभी अपन थोड़ा पेपर देख लेंगे, है ना, कि वे ऑप्टिक्स में हम्म। से कैसे क्वेश्चन आए हुए। एक मैं पहले पढ़ा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, वो पढ़ लेते हैं, इसमें परेशानी नहीं हो रही। फ्रेजनल डिस्टेंस करवा रखा है, चलो। नहीं करा रखा। ये टॉपिक ही डाल रखा है तो। कोई बात नहीं, पढ़ लो, एक ही लाइन का है, मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। तो ये क्या है कि मान लीजिए का डिफ्रेक्शन हुआ है, ठीक है, और फ्रेजनल डिस्टेंस होता है जेड एफ से शो करते हैं इसको। बस दो चीजें इसकी याद रख लेना, एक बार फ्रेजनल डिस्टेंस का क्वेश्चन आया हुआ है राजस्थान बोर्ड में ही, है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बस एक ही लाइन है इसकी, कि द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट so that spreading of light due to diffraction due to diffraction from the center of screen is equal to size of slit। ठीक है, बस यही है, थोड़ी सी चीज है, बस समझ लेना, लिखने उखने की जरूरत भी नहीं है अगर नहीं लिख करवा रखा आपको तो द डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से अगर बताएं अगर अपन कि भाई स्लिट, स्लिट किसको बोलते हैं, जो S1 होता है उसको बोलते हैं स्लिट, और सामने क्या होती है, स्क्रीन होती है, और इससे क्या होता है, एक डिस्टेंस होता है जिसको अपन बोलते हैं डी। तो ये हो गया कि स्क्रीन से स्लिट का डिस्टेंस, सो दैट स्प्रेडिंग लाइट ड्यू टू डिफ्लेक्शन फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज इक्वल टू साइज ऑफ स्लिट। ठीक है, इतनी दूर हो कि मान लीजिएगा स्लिट इतनी चौड़ी, स्लिट मान लीजिएगा इतनी चौड़ी है, उसकी डिस्टेंस क्या है, ए डिस्टेंस है। ठीक है, मान लीजिएगा, मतलब मैं स्लिट की डिस्टेंस बता रहा हूँ, मतलब उसकी कितनी चौड़ा है, जो छिद्र है वो कितना चौड़ा है। ठीक है, और अब यहाँ पे जो लाइट गिर रही है वो इतनी दूरी में गिर रही है स्क्रीन में, मतलब ये भी ए है और ये भी ए है। समझ रहे हो ना मेरा हाँ। पॉइंट, अगर ये भी, इसकी जो चौड़ाई है उतनी ही बराबर में आगे जाके क्या हो रहा है, एक लाइट जो है वो स्प्रेड हो रही है स्क्रीन पे जाके।
ठीक है। हम्म। उस समय इसका जो डी है, हम्म। उस समय इसका जो डी है, वो इसी को बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। ठीक है, मैं दोबारा समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिएगा जनरली क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा ये स्लिट है और यहां से लाइट जाती है, अपन डायग्राम कैसा बनाते हैं, एक तो लाइट ऐसे भेजते हैं, एक लाइट ऐसे भेजते हैं, और जो ये वाला डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं अपन स्क्रीन। हम्म। लेकिन फ्रेजनल कह रहा है कि नहीं, एक ऐसी मान लीजिएगा इतनी चौड़ी स्लिट है और यहाँ से लाइट जाते आते इतनी चौड़ी हुई है, मान लीजिएगा यहाँ पे स्क्रीन डाल रहे हैं तो ये डिस्टेंस ए है, और ये जो स्क्रीन वाली फुल डिस्टेंस है ये भी ए है, तो ये जो स्क्रीन और हम्म। स्लिट के बीच का डिस्टेंस डी है, इसी को बोलते हैं फ्रेजनल डिस्टेंस। समझ रहे हम्म। हो ना? हम्म। बाय चांस कोई क्वेश्चन आ जाए तो अपन कर सकते हैं, एकदम अपने पता नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाम अपने ऐसा नहीं होना चाहिए कि नाम ही नहीं सुना हो। ठीक है, ये एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, एक बार लिखा हुआ है कि भाई यहाँ आया था। ठीक है, चलो एक सेकंड, मिटा नहीं रहा हूँ, इसको रख देता हूँ। अब देखिए फ्रेजनल डिस्टेंस की एक छोटी सी लाइन और आती है कि उस समय जो डी होगा वो जेड एफ के बराबर होगा। तो अपन ने कहा भाई ये जब इतना होगा तो कैपिटल डी जो है, कब, जब ए बराबर ए हो जाएगा तो उस समय डी को अपन कहेंगे जेड एफ। तो डी बराबर क्या हो जाता है, जेड एफ हो जाता है। और अपन कहेंगे जो वाई वन बन रहा है, यहाँ पे वाई वन कितना बनेगा, वो बनेगा ना डिस्टेंस वाई वन, वो बनेगा, वो ए हो जाएगा। हम्म। है ना, क्यों, क्योंकि स्क्रीन की चौड़ाई भी कितनी है, ए है, समझ रहे हो ना थोड़ा सा। हाँ। है ना, तो वो वाई वन भी ए हो जाएगा। है ना, तो अगर वहां से अगर फॉर्मूले से अपन जाते हैं तो एक फॉर्मूला अपना निकल के आता है जिसको अपन कहते हैं वाई बराबर डी लेमडा अपॉन ए। ठीक है, ये वैसे डी लेमडा अपॉन डी होता है, लेकिन जब ए की स्लिट है तो फिर ए आ जाता है। हम्म। पता है ना फॉर्मूला वाई वाला? हाँ। हाँ। है ना, ये डी लेमडा अपॉन ए होता है, तो इसमें जो है वो डी की वैल्यू जो है ना वो जेड एफ लिख देते हैं। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले में, कौन से में, वाई बराबर डी लेमडा अपॉन ए में, अगर अपन क्या कर दें, ए बराबर क्या आ जाएगा, जेड एफ कर देंगे डी की जगह। यहाँ ठीक पे है, जेड एफ क्या है? जेड एफ है, ये फ्रेजनल डिस्टेंस जेड एफ, देखो लिखवा रखा मैंने, जेड एफ बोलते हैं हाँ। फ्रेजनल डिस्टेंस को, जो कि किसके बराबर होता है, डी के बराबर होता है। कौन सी कंडीशन में, जब स्लिट की चौड़ाई और आगे जो स्क्रीन है वो, उन पे जो लाइट गिर रही है ना, जो लाइट स्प्रेड हो रही है, वो दोनों सेम हो, हम्म। ए और ए ही हो। हम्म। तो यहां से अपन ने क्या निकाला कि जो वाई बनेगा, आगे जो डिस्टेंस बनता है, फ्रिंज विड्थ बनती है, वो कितनी बनती है, वो वाई वाई के बराबर ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्क्रीन कितनी है, ए की बराबर ही है। तो वाई को भी अपन ए लिखते हैं। ठीक है, और डी जेड एफ इंटू लेमडा अपॉन ए कर देते हैं। ठीक है, ये आज नहीं तो कल को आप जब नीट के एग्जाम की कभी तैयारी करोगे ना, उस समय भी ये चीजें आ जाती हैं, तो हाँ। थोड़ा सा बस सुन लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर पूछे कि भाई जेड एफ का क्या रिलेशन होता है, तो यहाँ से निकल के आता है कि जेड एफ जो होता है ना, वो बराबर होता है ए स्क्वायर अपॉन लेमडा के। ठीक है, हो सकता है कहीं लिखवा भी रखा हो आपको फॉर्मूला। ठीक है, तो फ्रेजनल डिस्टेंस क्या होता है कि फ्रेजनल डिस्टेंस वो होता है जब स्लिट की जो चौड़ाई होती है, जिसको स्मॉल ए बोलते हैं, और उसकी जो लाइट स्क्रीन पे गिरे, कितनी दूरी में, ए दूरी में गिरे, जितनी चौड़ी स्लिट है उतनी ही दूरी तक स्क्रीन पे उसकी लाइट गिरे, वो भी कितना हो हाँ। जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये क्या होती है, वाई होती है, वाई बराबर ए हो जाएगा। उस समय हम्म। जो डी डिस्टेंस होगा ना, उसी को बोलते हैं जेड एफ। हम्म। और ये फॉर्मूला होता है वाई बराबर डी लेमडा अपॉन ए। और इसमें जितनी ए है, जैसे वाई के बराबर ए कर दो, डी के बराबर में जेड एफ कर दो। ठीक है, लेमडा लेमडा लिख दो आप, और ए को आप ए लिख दो, तो जेड एफ बराबर जो आएगा वो ए स्क्वायर अपॉन लेमडा आ जाएगा, अपॉन हम्म। लेमडा। तो अब आपसे पूछे कि भाई बताइए, जेड एफ जो होता है वो ए स्क्वायर पे किस प्रकार से डिपेंड, ए पे किस हिसाब से डिपेंड करता है। तो स्लिट की जितनी दूरी होगी ना, मतलब जितनी चौड़ाई होगी, उससे दोगुनी होगी डी, ये वाली जेड एफ की मात्रा इस ए स्क्वायर में बढ़ेगी फिर। है ना, स्क्वायर हम्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको। ठीक है, हम्म। हेलो। हेलो। हाँ, मैंने कह रहा चलना है कि क्या, सीट मिल रही परसों की। अभी, हाँ, परसों की। परसों की तारीख है? थोड़ा। अभी बताना जरूरी है ये, सोच के बता सको थोड़ा। 10-15 मिनट में बता दो। आ रही।
उतरने जरूरत है कि मेरी हिसाब हुआ जी। और ना मैं कौन जा रहा हूँ अभी तो। ओके। 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 हेलो। हाँ आ रही है आवाज। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा था कि ये इसी समय जो है वो जेड एफ बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन लेमडा। हम्म। ठीक है, चलो। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया फ्रेजनल डिस्टेंस का। इसके अलावा और आता है, और बताओ अगला मेरे को टॉपिक बताओ कौन सा चल रहा है इसके बाद। बाद एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें तो सिर्फ एक डायग्राम ही बना रखा है। फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक है सीइंग द सिंगल स्लिट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। कौन सा टॉपिक है फिर से बताना। सीइंग द सिंगल स्लिट इन डिफ्रैक्शन पैटर्न। एक सेकंड रुको।
हाँ जी, ये टॉपिक तो मेरे को दिख नहीं रहा है। चलो एक बार अपन पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं। हम्म। ठीक है, चलो। पोलराइजेशन है क्या टॉपिक? हम्म। चलो एक बार पोलराइजेशन देख लेते हैं। पोलराइजेशन ऑफ लाइट। अब देखो, दो प्रकार की वेव होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है, एक ट्रांसवर्स वेव होती है ना। और उसी से अपन पोलराइजेशन और अलग अलग प्रकार की अपन लाइट्स भी पढ़ते हैं, जैसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, है ना, ऐसे करके डीवी रोटेटरी, है ना, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवियो रोटेटरी, ऐसे करके केमिस्ट्री में भी अपन पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे भी अपन एक टॉपिक लेते हैं, पोलराइजेशन ऑफ लाइट। दो प्रकार की वेव होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और एक होती है ट्रांसवर्स। ये जितने भी ये वाले टॉपिक होते हैं ना, वो जनरली रे ऑप्टिक्स होता है, वो भी प्रैक्टिकल टॉपिक होता है, मतलब आप लैब में करोगे तब आपको दिखेगा, है ना। ये वेव ऑप्टिक्स वाला भी लैब में करने लायक टॉपिक्स होते हैं, है ना, फिजिक्स की लैब में बैठ के करने वाले टॉपिक होते हैं। तो ये पेपर में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो इतने अपन एग्जैक्टली उन चीजों को समझ नहीं पाते। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल में क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे ऐसे चलते हैं, मतलब ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से ऐसे ऐसे मूवमेंट करेंगे पार्टिकल। ठीक है, आगे पीछे, इधर इधर, इस साइड में ऐसे करते हैं, उनको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ट्रांसवर्स वेव में परपेंडिकुलर मूवमेंट होती है उनकी, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे, हम्म। इस प्रकार से वो उनको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ठीक है। हम्म। अब कोई भी एक वेव है, मान लीजिएगा कोई वेव है, वो ऐसे चल रही है ना, वो इस प्रकार से चल रही है। ठीक है, मान लीजिएगा एक मैं लाइन खींच देता हूँ और एक वेव जा रही है, वो ऐसे जा रही है, लॉन्गिट्यूडनली जा रही है। ठीक है, तो ये एक वेव का पर्टिकुलर क्या होगा, एक पोलराइज्ड वेव है। एक ये पोलराइज्ड वेव होगी, क्योंकि ये कैसे जा रही है, लॉन्गिट्यूडनली जा रही है। इसी प्रकार से मान लीजिएगा एक दूसरी वेव है, मैं एक वेव की लाइन बनाता हूँ और एक वेव ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे मूवमेंट कर रही है, उसके पार्टिकल जो है वो ऐसे मूव कर रहे हैं। हम्म। ठीक है, और ये भी क्या हो गया, एक इसका, ये भी एक पोलराइज्ड लाइट है। ठीक है, जो कि ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिएगा कोई भी एक वेव है, वो किसी भी प्लेन में अगर चल रही है, उसी को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है, द फिनोमिनोन ड्यू टू विच द वाइब्रेशंस ऑफ लाइट आर रेस्ट्रिक्टेड in a particular plane is called polarization of light। ठीक है, ये इसी को क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन बोलते हैं। एक मिनट रुकिएगा आप, है ना, थोड़ी सी देर।
चलिए, ठीक है। तो ये पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन का मतलब हुआ कि भाई जैसे भी एक पर्टिकुलर प्लेन में अगर कोई लाइट ट्रेवल कर रही है, उसी को बोलते हैं अपन पोलराइजेशन ऑफ लाइट। ठीक है। अब इसमें पोलराइजेशन में कई चीजें होती हैं कि भाई वाइब्रेशन किस दिशा में हो रहा है ना, और उसका जो प्लेन है वो कौन सा हो जाएगा। ठीक है। इसका प्लेन पोलराइज लाइट होती है एक, है ना, जिसको पीपीएल बोल देते हैं अपन, है ना। इस प्रकार की कई चीजें इसके अंदर आ जाती है पोलराइजेशन में। ठीक है। ठीक है। तो ये पोलराइजेशन एक नॉर्मल सी बात हुई। इसमें एक लॉ आता है, ब्रीवेस्टर लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ब्रीवेस्टर लॉ। और ये इसका जो है एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना। अभी अपन ब्रीवेस्टर लॉ ही देखेंगे, उसके बाद में अपन बाकी चीजें देखेंगे। एक ब्रीवेस्टर लॉ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के हिसाब से बहुत काम की चीज है। ठीक है। कि पूछा जाता है ब्रीवेस्टर लॉ होता क्या है। करवा तो रखा है ना आपको। इसे तो माउस स्लो करा रखा है। कौन सा लॉ? माउस। मेलेस लॉ, अच्छा मेलेस, एम ए एल हाँ। यू एस, हाँ वो भी है, ब्रीवेस्टर भी है, दोनों ही है ना। ब्रीवेस्टर भी इंपॉर्टेंट है, मेलेस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो ये ब्रीवेस्टर भी ध्यान में रखना है। तो इसकी एक लाइन होती है, एक फॉर्मूला होता है, बस इतना ही। when light is incident at when light is incident polarizing angle at polarizing angle at the interface of a reflecting medium. The refractive index of a medium, जो फॉर्मूला लिखूंगा उसी को लिख पा रहा हूँ बस। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल। ठीक है। देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा इसका जो डायग्राम बनता है वो इस हिसाब से बनता है। ठीक है। ये एक रिफ्रेक्टिव मीडियम है जिसको अपन म्यू कह सकते हैं। ठीक है। इसको थोड़ा सा काट देते हैं। ये रिफ्रेक्टिव मीडियम है जिसको अपन म्यू बोल देते हैं। ठीक है। और यहां से मान लीजिएगा एक प्लेन पोलराइज लाइट आ रही है। प्लेन पोलराइज लाइट का मतलब यही होता है कि सॉरी, यहाँ से एक पोलराइज लाइट आ रही है, सॉरी, है ना। यहाँ से एक पोलराइज लाइट आ रही है और ये किस में चली गई, ये प्लेन पोलराइज लाइट में चली गई। ठीक है। हम्म। ये हो जाएगी प्लेन पोलराइज लाइट। ऐसे कोई डायग्राम बनवा रखा होगा, नहीं बनवा रखा तो कोई बात नहीं। ये प्लेन पोलराइज लाइट में बदल गई, लेकिन ये तो रिफ्लेक्ट होके गई है ना। ये तो रिफ्लेक्ट होके चली गई। एक लाइट ऐसी होगी जो इसके अंदर की तरफ चली जाएगी, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिव मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग नहीं है, तो अंदर जाएगी एक लाइट। ये होगी अनपोलराइज लाइट। हाँ। अनपोलराइज लाइट। ठीक है। तो ये सबसे पहले आई ऑर्डिनरी नॉर्मल लाइट आई, इसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है। ऑर्डिनरी लाइट जो है एक यहां से रिफ्लेक्ट हुई उसको अपन बोल देते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट बोल देते हैं इसको। ठीक है। और ये कुछ हिस्सा इसका कहाँ चला गया, अनपोलराइज लाइट में चला गया। ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। अब यहाँ पे जो म्यू है, देखो इसी को ये बता रहा है, जो ब्रूवेस्टर लॉ है वो ये कहता है कि मान लीजिएगा ये म्यू है ना, ये जो म्यू है, ये टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेन थीटा को भी बोलते हैं टेंजेंट। ठीक है। देखो, हाँ। तो म्यू जो है वो हो जाएगा, ये जो एंगल है यहाँ पे, एक सेकंड, एक नॉर्मल खींच देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन, ये हो जाएगा आर।
और ये हो जाएगा आई। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात करते हैं, यहाँ पे आएगा जो आई होता है इसी को बहुत जगह पी भी बोल देते हैं। जो आई होता है ना इसी को बोल देते हैं पी। आई बराबर पी भी होता है, जो कि होता है पोलराइजिंग एंगल। हाँ। ठीक है, कहीं पे लिखा हो सकता है, कहीं पोलराइजिंग एंगल बोलते हैं इसी को। तो अपना जो फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं साइन आई अपॉन साइन आर। और यहाँ पे जो अपन ने कहा भाई, जो ब्रूएस्टर लॉ होता है वो होता है म्यू बराबर टेन आई। टेन आई मतलब जो इंसिडेंस, जो पोलराइजिंग एंगल है ना उसको बोलते हैं पी। पोलराइजिंग एंगल हो जाएगा पी, जो कि आई है इसी को बोलते हैं। थोड़ा समझ में आ रहा है ना? हम्म। है ना? तो जो आई होता है उसी को पी बोलते हैं, पोलराइजिंग एंगल। तो ये टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल मतलब टेन पी। ठीक है, पी कर देते हैं इसको, आई को पी कर देता हूं मैं। ठीक है, ठीक है। और म्यू बराबर क्या किया अपन ने, साइन आई अपॉन साइन आर, ये भी किया था। ठीक है, तो साइन आई अपॉन, या फिर इसको मैं साइन पी ही कर देता हूँ इसको, तो साइन पी अपॉन साइन आर बराबर टेन पी। पी इसलिए लिखा गया था कि ये पोलराइजेशन वाली बात है, इसलिए अपन यहाँ पे ये लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर और पी होता है ना, हम्म। है ना, वो 90 डिग्री होता है ना। अभी बताते हैं आपको, इसका एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे बस एक तो यही याद रखना है, जो मैंने ब्रूवेस्टर लॉ अगर आपसे कोई पूछे तो उसमें तो यही आपको बता देना है कि ब्रूवेस्टर लॉ क्या होता है, कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू होता है ना वो 10 पी होता है। ठीक है, तो आपको पी दे रखा होगा और आप वो पी की वैल्यू डाल दोगे। मान ली 60 डिग्री दे दिया तो आप उसकी निकाल दोगे कि भाई 10 60 डिग्री कितना होता है। ठीक है, जैसे कि इसका एक क्वेश्चन आया हुआ, थोड़ा सा आपको बताता हूँ मैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, पहले इसका बताता हूँ फिर एक चीज और बताऊंगा आपको इसमें। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है, पुरानी एग्जाम में आया हुआ, 2000 की एग्जाम में, है ना, ब्रियस्ट लो का। इसमें था कि अगर पोलराइजिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री है, सीधा यही बता रखा है कि पोलराइजिंग एंगल ऑफ ए मीडियम इज 60 डिग्री। पोलराइजिंग एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो बताइए म्यू कितना होगा। अब यहाँ पे कुछ भी ब्रिवेस्टर लॉ के बारे में नहीं पूछ रखा है, लेकिन अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा हो और सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ ले और आपको पोलराइजिंग एंगल दे रखा हो, तो म्यू बराबर 1060 कर देना आपको, और 1060 डिग्री की आपको वैल्यू निकाल देनी है ना, जो कि √3 होती है। ठीक है, आपको निकालनी आती होगी, नहीं आती तो याद कर लेना, और नहीं पता कैसे निकालते तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो है इस प्रकार का ही क्वेश्चन आया हुआ, बोर्ड का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको छोड़ो। अब मैंने कहा कि भाई नॉर्मल अपना क्या होता है, इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा, इस डायग्राम जो अपन ने बनाया है इसके लिए जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा म्यू बराबर साइन पी अपॉन साइन आर, या फिर साइन आई और आई पी, एक ही बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई अगर मैं ब्रीवियस लॉ लगाता हूँ तो ये 10 पी हो जाएगा, किसके बराबर, साइन पी अपॉन साइन आर के। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये यहाँ पे एंगल बता रहे हैं 90 डिग्री होता है। अगर कोई ऑर्डिनरी लाइट गिरती है और एक रिफ्लेक्टिंग लाइट है, उसके रेस्पेक्ट में जो प्लेन पोलराइज लाइट का एंगल होता है 90। ठीक है, ये एक, ये हो जाएगा 90 डिग्री। हम्म। इसके बाद में देखो, बस ये एक लाइन ध्यान में रखनी है, यहाँ पे एक लाइन और याद रख लेना अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है एक, ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे एमसीक्यू बन सकता है। क्या 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 लाइन है देखो, व्हेन ए रे ऑफ लाइट, व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट, इज इंसिडेंट एट पोलराइजिंग एंगल, एट पोलराइजिंग एंगल मतलब पोलराइजिंग एंगल पी या फिर आई पे जो है वो इंसिडेंट हो जाती है अगर रे ऑफ लाइट। पोलराइजिंग एंगल का मतलब ये है कि वहां से लाइट जो है वो पीपीएल में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, द रिफ्लेक्टेड रे एट राइट एंगल टू रिफ्लेक्टेड, द रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रे इज एट
राइट एंगल टू रिफ्लेक्टेड लाइन, राइट एंगल टू रिफ्लेक्टेड। अब ये लाइन अगर आपके नहीं लिखवा रखी है तो भले ही कॉपी के ऊपर लिख लेना, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन कहीं अगर नहीं है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लीजिएगा अगर कोई एक नॉर्मल लाइट आ रही है और उसको किस में बदल रही है, वो अगर पोलराइज्ड लाइट में बदल रही है, ठीक है, ये वाली लाइट कौन सी होगी, पोलराइज्ड लाइट होगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो इस लाइट में अगर नॉर्मल लाइट कन्वर्ट हो रही है तो उस केस में जो ये रिफ्लेक्टेड लाइन है या फिर ये रिफ्लेक्टेड लाइन और ये रिफ्लेक्टेड लाइन है जो रिफ्लेक्ट होगी, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, अगर ये ऑर्डिनरी लाइट से ये पीपीएल में कन्वर्ट हो रही है तो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा या फिर आई के बराबर ही होगा, मतलब पोलराइजिंग एंगल के बराबर ही होगा, इस प्रकार के ऑप्शन वहां पे दिए जा सकते हैं। ठीक है। और एक और आता है, ये आर और आई भी 100, सॉरी, आर और आई जो है वो 90 डिग्री है, ये दोनों मिला के भी 90 डिग्री होते हैं इसमें। ठीक है, इसकी भी इक्वेशन होती है, जरूरत नहीं है, ये ध्यान रख लेना बस कितना डिग्री पे होता है, राइट एंगल पे होता है। ठीक है, चलो अभी जो है शायद इतना ही बचा है, वो कल अपन पूरा कर देंगे इसको, थोड़ा अपन वो केमिस्ट्री वाला देख लेते हैं, उससे पहले जो है एक बार इसके पेपर्स अपन थोड़ा देख लेते हैं ना, हम्म। कि कितना कुछ एक अपन। बार इसमें फिजिक्स में न्यूक्लियस वाला चैप्टर है ना। फिजिक्स में हाँ, इसमें ये करा रखा है। इक्वेशंस है ना ये न्यूक्लियर फिजन की इक्वेशंस है ना, ये इनको याद करना जरूरी है। कौन सी इक्वेशन है मेरे को बता दो थोड़ा सा। ये H11 + H1 क्या इक्वेशन कौन से फिजिक्स में है क्या, है? फिजिक्स में ये कौन सी एनर्जी ऑफ स्टार्स की भी है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कौन सी, मेरे को भेज देना, फोटो भेज देना, भेजी है क्या आपने। नहीं। नहीं, फोटो भेज देना, वो देख के बता दूंगा आपको किस कैसे क्या है। हम्म। चलो